और बच्चों, साउंड का कल हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर आपके लिए लिया था और इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने आपको बातें सिखाई थी, कुछ बेसिक बातें। साउंड क्या है, यानी ध्वनि क्या है क्या। ध्वनि के विषय में हमने आपको बताया था कि ध्वनि तरंग है, वेव है। और ध्वनि तरंग जो हम कल देखे थे उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि साउंड यानी ध्वनि एक तरंग है और तरंग में क्या होता है? तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है। ऊर्जा संचरण की एक विधि है ना? क्या बोलते हो? यही बात है ना, ऊर्जा संचरण की विधि है। और साथ में अगर मैंने तरंग की चर्चा की थी तो मैंने ये भी कहा था कि वेव्स, तरंग को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वेव्स कहते हैं। ये तरंग दो प्रकार का होता है, ये बात हम कल भी बोले थे, आज भी बोल देते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग, है ना? दूसरा क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। एकदम खूबसूरती के साथ समझिए, ये अपना चैनल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल वेव और इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आपको याद होगी बात की, मैंने कहा था कि स्ट्रिंग यानी धागे में, पतली रस्सी में जो हम लोग वेव पैदा करते हैं, जो तरंग पैदा करते हैं, वो क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। सो ट्रांसवर्स वेव अगर मैंने इस तरह से कल दिखाया हुआ था, फिर भी मैं 2 मिनट के लिए करके देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस तरह से एक सपोर्ट में मैंने इसको फिक्स कर दिया स्ट्रिंग को, और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में इस तरह से इसको डिस्प्लेस करता हूँ, इस जगह पर स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर नीचे। कल मैंने बताया था, तो इस तरह का इसमें है ना बनेगा आपको, ये ऐसा होगा। होता क्या था कि इस माध्यम के कण का जो विस्थापन था वो वो तरंग के गमन के दिशा पर लंबवत होता था। अनुप्रस्थ तरंग में यानी ट्रांसवर्स वेव में ऐसा ही होता है। ये देखिए, आपका वेव इधर जा रहा है, कुछ स्पीड रहा होगा अपना, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वाई डायरेक्शन में। इसको मैंने कहा था ना कि इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर भी लंबी चर्चा है, पर यहाँ आपको उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप 11th में जाएंगे तो इसका एक अलग चैप्टर ही आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में अलग अलग दोनों को दिया गया है। और अच्छी बुक पढ़ें, अच्छा नॉलेज होगा। इसीलिए मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के चलता हूं ताकि आपको आगे भी फायदा हो। यहाँ तो कोई बात नहीं, एकदम मजे करेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग जो हमारा है, ये इसी को मैंने क्या कहा था? ये है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव से है। और इसको तो मैंने कहा ही है कि ट्रांसवर्स वेव का ऑपरेशन है। अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है ना, ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव्स है। और इसमें माध्यम के कण का विस्थापन वेव यानी तरंग के गमन की दिशा पर लंबवत होता है। इस तरह से अगर करेंगे तो क्या होगा? आगे जाएगा, आगे जाएगा वो। ये था हमारा ट्रांसवर्स वेव का ऑपरेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में, जिसको मैं ध्वनि कहता हूं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात अगर मैं करूं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता? संपीड़न और विरलन, इस दोनों की स्थिति बनती है। और एक बात और, मैंने आपको यह भी बताया था कि वेव दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। यांत्रिक तरंग में क्या होता है? माध्यम जरूरी होता है। नॉन मैकेनिकल वेव में माध्यम जरूरी नहीं होता है। सूर्य से जो आती है प्रकाश, ये भी तो लाइट वेव है ना, प्रकाश तरंग, ये क्या होता है? निर्वात से भी होकर के आता है। तो इसीलिए इसको माध्यम हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ये हमेशा उसमें प्रोपेगेट करता है, यानी गमन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यही खासियत होती है, उसमें माध्यम की अनिवार्यता नहीं है। पर ये जो यांत्रिक तरंग है तो उसमें चाहिए। तो बहरहाल हमको कंसंट्रेट करना है साउंड के ऊपर। तो साउंड वेव्स की अगर मैं बात करूं, ध्वनि तरंग की, इससे संबंधित दो चीजें हैं, इसको गौर से समझना। एक है ध्वनि का संचरण
और एक है ध्वनि का सेंसेशन। ये दो बात है ना। अगर नेचर ऑफ साउंड पर जाएंगे, ध्वनि की प्रकृति पर अगर जाएंगे, तो साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंग की जो प्रकृति है, नेचर, ये इस पर अगर मैं जाता हूं तो दो प्रकार की बात यहां से समझने का मौका मिलेगा। ध्वनि तरंग, और ये दोनों है आसपास ही, पर आपको समझना है इसको, प्रकृति इसकी जो होती है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके दो, इससे संबंधित दो बातें। अच्छा, अगर मैं बोल रहा, अगर कोई दो दोस्त आपस में बातें कर रहे, और तो क्या होता है, मेरी आवाजें, मेरी ऊर्जा हवा के इस माध्यम से होते हुए जब आपके कानों में जाती है, तो उसके अंदर जो सिस्टम लगे हुए हैं वो एक अनुभूति देता है, एक सुनने का एहसास देता है आपको। हमारे संवाद आप तक जो पहुंचते हैं, जो भी मैं बोलता हूं, जो ऊर्जा मैंने फेंकता हूं इस माध्यम में, तो वो ऊर्जा जिस तरह का सेंसेशन लेकर के आपके कानों तक पहुंचता है, तो वो एक अलग एहसास है। समझ गए ना। एक दूसरा होता है कि अगर ध्वनि माध्यम में गमन करती है, तो माध्यम के स्वभाव के आधार पर ध्वनि तरंग का वेग निर्भर करता है ना। आपको पता है माध्यम तो तीन तरह के होते हैं ना। एक क्या होता है, एक हवा यानी गैसियस मीडियम है, एक वाटर के सरफेस पर, और एक लोहे में। तो सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्वनि तरंग का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, लोहा में होता है, लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड। सो एक है सेंसेशन, अनुभूति, सेंसेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेदना भी कह सकते हैं, अनुभूति भी कह सकते हैं। ये आपको ध्वनि इसमें सुनने की संवेदना है, सुनने की अनुभूति होती है। एक तो ये प्रकृति हो गई, और दूसरा है संचरण यानी प्रोपेगेशन, माध्यम में इसका गमन, अर्थात माध्यम में इसका गमन। आज अच्छी बातें करने वाले हैं हम लोग, माध्यम में गमन, प्रोपेगेशन, ये दो बातें हैं। अब ये माध्यम में गमन की तीन बातें हो गई। माध्यम अगर लोहा है, इसको सिर्फ समझ लेना है। लोहा में जैसे रेल की पटरी पर अगर आप कान लगा करके रखें, तो बहुत दूर से आती हुई ट्रेन के खटखट की आवाज आपको सुनाई देगी। इसका मतलब है कि लोहा में ये लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, और ये सर्वाधिक है। यानी ध्वनि का वेग अगर कोई पूछे सबसे अधिक कहाँ होता है, तो लोहा में होता है। और लोहा में माध्यम बना उसका वो। दूसरा हवा या गैस, इसमें पता है कितना होता है, जनरली लोग 330 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, कभी 334 भी, कभी 332 भी, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता रहता है। तो उस पर अभी दिमाग आपको नहीं लगाना, आपको सिंपली समझना है कि सर्वाधिक लोहे में, और पानी के सतह पर, है ना, पानी के सतह पर ये जो होता है, पानी की सतह पर या पानी में कह सकते हैं, ये होता है लगभग 1450 मीटर पर सेकेंड। तो ये है, यानी सबसे कम जो साउंड का स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन एयर मीडियम और इन गैसियस मीडियम, गैस वाले माध्यम में सबसे कम, उससे अधिक पानी में, और सर्वाधिक कहाँ होता है, लोहा में। तो ये तीन बातें हमने अपने कोटे से आपको बताई, और इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आए, तो ऑब्जेक्टिव आए ना आए, आएगा तो आपके पास तो नॉलेज ऑलरेडी मैंने दे रखा, तो आप उसको कर लेंगे। बाय द वे नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास नॉलेज रहेगा। क्यों बच्चे, पढ़ते हैं ज्ञान के लिए ना, एग्जाम तो हम बाद में पास ही कर लेते अगर हमारे पास ज्ञान हो तो, और वो भी सही होना चाहिए। तो ये चीज हो गया। जो सबसे अच्छी बात है ध्वनि से संबंधित, वो मैं आपको अब बता रहा हूं, जो थोड़ा कैलकुलेटिव हिस्सा है। कैलकुलेटिव तो नहीं है, पर जानना है। सुन लीजिए, चाहे वेव किसी भी तरह का क्यों नहीं हो, चाहे वेव
किसी भी तरह का क्यों ना हो। किसी भी प्रकार के वेव के लिए एक चीज जानना है कि अगर तरंग है यानी वेव है ना, तरंग है यानी वेव है, इससे तीन चीजें जुड़ती हैं एकदम कंपल्सरीली। और आपको भी ये मालूम हो तो अच्छी बात है, और मालूम हो क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है। हम जो हैं आपके सामने, हम किस लिए हैं? जब सब कुछ आपको पता ही होगा तो ये चैनल बन क्यों रहा है? आपको बेहतर और एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल स्टूडेंट बनाने के लिए। मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, और जो भी इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं, फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट इतने लिबरल लैंग्वेज में, इतनी आसान भाषाएं दे करके मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सोच नहीं सकेंगे और मज़े लेंगे आप। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इतना क्रिटिकल चीज़ पढ़ रहा हूँ। देखिए, तरंग के साथ तीन बातें इसके मतलब इसको क्या कहेंगे आप, उसका हिस्सा कह लीजिए एक तरह से। तरंग में एक होता है वेव स्पीड, ठीक है, जिसको हम लोग चाल कहते हैं। वेग भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाल ऑब्लिक वेग जो आपको मर्जी हो कह सकते हैं, क्योंकि ये 1D मोशन का ऑलरेडी मोटा मोटी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शनल भी इसका चेंज नहीं करता तो चलेगा। तो एक होता है वेव स्पीड, जिसको हम लोग v से दिखाते हैं। दूसरा होता है वेव लेंथ, इसको हिंदी में बच्चा तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं इसको? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हर किसी, इसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या करते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी? और इसके बीच एक बेहतरीन संबंध होता है, v = f लैम्डा। इस संबंध पे थोड़ा ध्यान देंगे। बहुत लोग इसको परिभाषा के तौर पर भी बताते हैं कि वेग जो है वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। कभी लोग समानुपाती के चिन्ह को हटा करके वहाँ ये वो लगाते हैं, कांस्टेंट वगैरह, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप v = f लैम्डा को सीधे समझें और ज़्यादा बेहतर इसी को समझना है। जो v होता है वो f और लैम्डा, लैम्डा कहते हैं बेटा, ये तो v समझ गए। लैम्डा से वेवलेंथ हम लोग दिखाते हैं और f से हम लोग किसको दिखाते हैं? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को दिखाते हैं। अब मैं तीनों बातों को बारी बारी से आपको सिखा रहा हूं, आप गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। और ये तो मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो साउंड आपका है वो संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया के अल्टरनेट फॉर्मेट पर, यानी संपीड़न विरलन, फिर संपीड़न फिर विरलन, यानी कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। संपीड़न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। विरलन को क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन कहते हैं। तो ये अल्टरनेट, एक बार संपीड़न बनेगा तो रेयरफैक्शन होगा, फिर संपीड़न, ऐसे करके एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी हमारा साउंड वेव। और वेरी वेल एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है। अब साउंड प्रोड्यूस करने के बहुत सारे सिस्टम हैं। कोई ट्यूनिंग फॉर्क से करता है, तो कोई गिलास पर चोट करके, कोई पत्थर पर चोट करके, कुछ भी, कोई तालियां बजाकर, तो ये सब कॉमन बात है। इसको हम लोग वीडियो लेक्चर में उतना तवज्जो नहीं देते हैं, पर आप बुक वगैरह को भी पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपको आएगी बात समझ में। आपको एक बात है लेक्चर आपका बैकअप है, रिवीजन है। ये चूंकि बातचीत में हम लोग सीखते हैं ना फिजिक्स को, तो आप अपने दिमाग में एकदम चीज़ों को एडजस्ट कीजिए। बुक ज़रूर पढ़िए। बुक पढ़ने से आपको एक संतुष्टि मिलती है, एक समुचित जानकारी मिलती है। तो मैं हमेशा आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 9th क्लास में हो, आपके पास हिंदी मीडियम का ऑलरेडी बुक है और ये लेक्चर भी मोस्टली हिंदी मीडियम में बन रहा है, तो BSEB को
कॉपरेशन मिलेगा। बाकी किसी भी बोर्ड के बच्चे, चूंकि हैं हम लोग हिंदी भाषी, तो किसी भी बोर्ड के बच्चे कम से कम कॉन्सेप्ट को तो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी जब 11 का लेक्चर 12 का लेक्चर बनेगा तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही बनेगा, तो वहाँ से भी आप बेनिफिट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे का रास्ता साफ होगा आपका। तो v इक्वल टू एफ लेमडा को एक बार हम लोग स्केच पर देखते हैं, एक चित्र बनाकर देखते हैं कहाँ ये क्या है, क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है कि अगर एसआई सिस्टम में हम जाएं, थोड़ी इसके इकाई पर ध्यान देते हैं। एसआई सिस्टम में अगर जाएं, एसआई पद्धति में, तो एसआई सिस्टम में भी का जो यूनिट होगा वो मीटर प्रति सेकंड लेना है हमको, और जो एफ है वो हर्ज में लिखा जाएगा, एच जेड, ठीक है, या इसको ऐसे ऐसे भी लिखते हैं, हर्ज लिखते हैं, है ना। और ये जो आपका लेमडा है, जिसको आप वेवलेंथ कहते थे, ये मीटर में मापा जाता है ना। जनरली लेमडा आप देखेंगे तो एंगस्ट्रम वगैरह में रहता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रम ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के। इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, है ना। अंग्रेजी में देखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम। तो हर चीज़ तो मैं आपको बता के दे रहा हूँ, जितना आपके पास उपलब्ध नहीं उससे बहुत ज़्यादा। जब आप देखोगे ना बेटा, जब इसको समझोगे ना, तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है। जो भी हो, हम एंजॉय कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये सब चीज़ आराम बात है, आता रहेगा। इस डायग्राम में देखते हैं कि वेव का जो प्रोपेगेशन है, उसका जो टेंडेंसी है, उसमें वेवलेंथ कहाँ पर आकर के अटकता है और कहाँ पर आवृत्ति होती है और कहाँ पर और बाकी चीज़ें होती है। देखा जाए, सपोज कीजिए कि एक वेव मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैं एक ये एक्स एक्सिस लेता हूँ। एक्चुअली मुझे समझाना है आपको वही तरंग दैर्ध्य के विषय में। देखो ध्यान से, इसको मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी इस तरह से, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो चीज़ों को जानने समय। देखा जाए, ये इस तरह से आया, इस तरह से गया, इस तरह से आया, आगे भी ले जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से, है ना। और ये आगे गया। अब देखिए, ये जो मेन आपका बेसिक लाइन है, इसके इस टॉप व्यू पर आप नजर डालें, ए सी, बढ़ा देते हैं इसको आगे, तो थोड़ा और ऊपर ले जाइए, और तब डी, यहां मान लेते हैं बी, ए बी सी डी, इसको ई कह दीजिए, ई। अब ध्यान से देखा जाए कि ये चीजें क्या हैं। इसको कहा जाता है शीर्ष, अंग्रेजी में इसको क्रेस्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? क्रेस्ट। और ये है गर्त। बी का पोजीशन क्या बता रहा है? गर्त है, इसको ट्रफ बोलते हैं, TROUGH। शीर्ष को क्रेस्ट बोलते हैं और गर्त को ट्रफ बोलते हैं। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ऐसे जनरल लैंग्वेज में तो आप स्टैंडर्ड पोजीशन को चुनो, कोई दिक्कत नहीं। एक शीर्ष से दूसरे, मतलब एक शीर्ष लिया, उसके ठीक बाद वाला, है ना, ये जो दूरी है ना, इसको एक तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ये लैम्डा, ये यहां तक आ गया। दो लगातार शीर्षों या दो लगातार गर्तों, ये देखा जाए, जब शीर्ष ले ले तो गर्त भी क्यों नहीं ले, आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखा जाए, ये भी बेटा लैम्डा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझें इसको। तो अगर शीर्ष दो लगातार लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दो लगातार गर्त लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा भी आपकी मर्जी हो कि मैं यहां से यहां देखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आपका वेव माध्यम को जिस हिसाब से वाइब्रेट करवा रहा है,
एनर्जी जिस हिसाब से माध्यम को वाइब्रेट करवा रहा है खुद के प्रोपेगेशन के लिए, खुद के गमन के लिए, तो माध्यम का तो घनत्व बदलता है। मान लो कि मैं अगर यहाँ से साउंड एनर्जी सप्लाई दे रहा हूँ इस माध्यम को, तो जहाँ विरलन बनेगा वहाँ तो क्या होगा, घनत्व घटेगा उसका। जहाँ संपीड़न बनेगा वहाँ घनत्व बढ़ेगा उसका, चूंकि ऊर्जा का कलेक्शन हो जाता है वहाँ पे। तो माध्यम में समान घनत्व वाले दो लगातार पोजीशन जहां से मर्जी हो, अगर आपकी मर्जी यहां से हो तो यहां आ जाएगा, तो इसलिए उसमें नहीं। लेकिन होता क्या है, हम एक स्टैंडर्ड पोजीशन लेकर के चलते हैं ताकि हमें समझना आसान हो। तो शीर्ष और गर्त में कंफ्यूजन नहीं है, दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी है ना, वहां पे आपको हर चीज सटीक मिलेगा। आप डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, घनत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है ना। और भी बहुत सारे बातें हैं, फेज वगैरह आता है, उस पर अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये बात है। तो दो लगातार शीर्षों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी जो आपका वेव तय करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक वेवलेंथ कहते हैं। समझ गए ना। और ये जो आवृत्ति आप देख रहे हैं ना ये आवृत्ति, ये वेव का स्पीड है। ये आवृत्ति जो है एक वेवलेंथ में, माने एक होता है आवृत्ति से, आवृत्ति बनता है टाइम पीरियड से, आवर्तकाल से, ठीक है। और इसी को कंपन यानी ऑसिलेशन यानी दोलन के केस में हम लोग एक कंप्लीट ऑसिलेशन यानी एक दोलन का नाम देते हैं। तो एक तरंग दैर्ध्य का मतलब एक दोलन होता है, एक कंपन होता है, समझ गए ना। तो उसमें जितना समय लगता है किसी तरंग को, उसको एक आवर्त काल कहते हैं, वन टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कोई भी, अभी मैं आपको दूसरे फॉर्मेट पर भी ले जाकर के इन चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप चिंता नहीं करना है। मतलब क्या हुआ कि एक तरंग दैर्ध्य की दूरी तय करने में, एक तरंग दैर्ध्य की दूरी मतलब कितना होगा, लैम्डा के बराबर होगा। तय करने में जितना समय लगता है, किसको, वेव को, जितना समय लगता है तरंग को, उसे एक आवर्तकाल कहते हैं, एक आवर्तकाल कहते हैं। एकदम कंफर्म रहिएगा, एक आवर्तकाल, वन टाइम पीरियड, उसको टी से शो करते हैं हम लोग, कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके तरंग ने वन टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, और इसीलिए जब एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करता है कोई भी, प्रति सेकंड कितना ऑसिलेशन, कितना वो क्या बोलते हैं कंपन कर रहा है, वही उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है। ये हो गया किसका वैल्यू, टाइम पीरियड का। ये आपको डेफिनेशन हो गया, ये है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड को किससे दिखाते हो बच्चा, टी से। इसी को हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने। और जो आवृत्ति होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी, इसको देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में एकदम बिल्कुल आपको एकदम बेसिक क्लियर कर दिया मैंने। इसी को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड कंपन की संख्या, प्रति सेकंड कंपन की संख्या। कंपन को ही हम लोग दोलन भी कहते हैं, जैसे समझें। इसी को वाइब्रेशन भी कहते हैं, इसी को ऑसिलेशन भी कहते हैं, है ना। ऑसिलेशन, सब नाम इसी का है। ऑसिलेशन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और अब तो इसको समझना और आसान है। कैसे,
इसी को हम लोग किससे शो करते हैं? एफ से शो करते हैं। देखिए ना, सिंपल यूनिटरी मेथड, चूंकि टी समय में एक कंपन, इसीलिए एक सेकेंड में 1/t कंपन, और यही होता है, अतः F बराबर होता है 1/t। बस इतना अगर समझ गए तो आज का लेक्चर हमारा सफल हुआ, बस मैं यही मानता हूँ। लगातार बने रहिए अपने दोस्तों में, और मैं चूंकि आपके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि चैनल को, जो क्लिप आपको फेसबुक पर मिलता है, तो उन सभी दोस्तों को जो फेसबुक पर हमें हमारे क्लिप को, हमारे रील्स को देखते हैं, वो चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और आपको उसका पता भी उसके ऊपर दिया हुआ रहता है, चैनल का लोकेशन है। और अगर फिर भी नहीं है तो LN Academy 24 आप अगर सर्च करेंगे तो बेधड़क आपको मिल जाएगा, और खुशी खुशी बहुत सारे वीडियोज उस पर डाले हुए हैं। 9th और 10th के ओनली फिजिक्स है अभी डाला हुआ, आने वाले समय में और सारे बहुत सारे लेक्चर डाले जाएंगे उसमें, अदर सब्जेक्ट के भी और अपर क्लासेस के भी। तो उसके लिए आप अभी से बने रहिए और हमसे जुड़े रहेंगे, तो लगातार हम कुछ ना कुछ बेहतर, नया और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस आपकी दुआ हमारे साथ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।